नमस्कार, मैं उत्कर्ष पांडे एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं वीरा द जीएस वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी का जो तैयारी चल रही है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। बहुत दिनों के बाद आज आप लोगों को लेक्चर मिलेगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे आर्थिक नियोजन। जो हमारा चैप्टर का नाम था वो था आर्थिक नियोजन। इसमें हम लोगों ने समझा कि किस प्रकार आर्थिक नियोजन भारत में प्रारंभ हुआ, आर्थिक नियोजन के क्या क्या कार्य थे, क्या क्या लक्ष्य थे, क्या क्या उद्देश्य थे और आखिर इसको लागू करने की जरूरत क्या पड़ी। ठीक है, इसके अतिरिक्त हम लोगों ने यह भी जाना कि आर्थिक नियोजन कहते किसको है, आर्थिक नियोजन का अर्थ, आशय और उसके प्रकारों के बारे में हम लोगों ने एक एक कर चर्चा की। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने समझा कि किस प्रकार भारत में आर्थिक नियोजन हुआ और उसका आधार अर्थात पंचवर्षीय योजनाएं। तो हम लोगों ने पंचवर्षीय योजनाओं में पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना और तीसरी पंचवर्षीय योजना को देख एक कर हम लोगों ने समझा। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं चौथी, पांचवी और छठवीं पंचवर्षीय योजना पर। जैसा कि पहली पंचवर्षीय योजना में हमारी सरकार द्वारा आर्थिक नियोजन अर्थात पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करने का जो उद्देश्य रखा था वो किस पे निर्भर था, वो कृषि का था। अर्थात प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार ने यह निश्चय किया कि कृषि क्षेत्र को उन्नत बनाना है, प्रभावशाली बनाना। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों पर बल दिया गया। जो कोर सेक्टर अर्थात जो आधारभूत उद्योग थे, इनके विस्तार के लिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना कार्यरत रही। तृतीय पंचवर्षीय योजना में हम लोगों ने खाद्यान्न और कृषि को पुनः अपना लिया और साथ ही साथ हम लोगों ने तृतीय पंचवर्षीय योजना में यह देखा कि किस प्रकार 1962 का युद्ध, 1965 का युद्ध तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान होता है और हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना आखिर किन कारणों से असफल हो जाती है। तो इन विषयों पर हम लोग, इन टॉपिक पर, इन तथ्यात्मक बातों पर हम लोग चर्चा कर चुके थे। देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना। यहां पर थोड़ा सा आप लोगों को समझने की बात यह है कि तीन पंचवर्षीय योजनाएं जो थी वो सही सलामत तरीके से लगभग लागू हो चुकी थी। दुर्भाग्यवश हमारी तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी, पहला कारण चीन से युद्ध 1962 का, दूसरा कारण चाइना से युद्ध पाकिस्तान का युद्ध 1965 का और साथ ही साथ 1965 में भारत में एक भीषण अकाल देखने को मिलता है। हमारे यहाँ भुखमरी की स्थिति आ जाती है। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल हो गई थी। तो यहाँ पर जो नई सरकार आई या जो हमारे यहाँ सरकार चल रही थी, उसने सोचा क्यों ना एक 5 वर्ष के प्लान को ना तैयार करके हम लोग एक साल अर्थात वार्षिक योजना के तौर पर एक प्लान लाएं, जिसको हम लोग 3 वार्षिक योजना कह सकते हैं। और इसी कार्यक्रम को हम लोग क्या कहते हैं, योजना अवकाश। योजना अवकाश से सीधे सीधे प्रश्न आया है कि किन 2 पंचवर्षीय योजनाओं के मध्य योजना अवकाश था। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो होगा तृतीय और चतुर्थ पंचवर्षीय योजनाओं के बीच की जो गैपिंग थी, 3 साल की जो गैप था, उसको हम लोगों ने उसमें 3 वर्षीय एक वर्ष करके उसमें योजनाएं लागू की और इसको हम लोग क्या कहते हैं, योजना अवकाश की संज्ञा देते हैं। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे भी समझ लीजिएगा, 3 वार्षिक योजनाओं को लागू करने के बाद एक बार फिर से लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के उपरांत इंदिरा गांधी सत्ता में आती हैं और इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर बनती हैं, उसके बाद चतुर्थ पंचवर्षीय योजना लागू की जाती है। चतुर्थ पंचवर्षीय की जो अवधि रहती है वो 1971 से प्रारंभ होती है। यहाँ पर हम लोग एक युद्ध और देख चुके होते हैं, कौन सा, 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध, जिसमें बांग्लादेश को स्वतंत्रता मिली थी और भारत का लगभग बहुत ज्यादा सहयोग यहाँ पर हम लोगों ने बांग्लादेश को दिया था। तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती हैं चौथी पंचवर्षीय योजना में और नारा देती हैं कि गरीबी हटाओ।
1971 के युद्ध, तीन बड़े बड़े युद्ध लड़े, भीषण अकाल सहे हम लोगों ने, उसके बाद हमारे यहाँ जो गरीबी थी वो और ज्यादा बढ़ गई। इसी को देखते हुए इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनती हैं 1970 के आसपास, और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जब वो लागू करती हैं उसमें नारा देती हैं कि गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ का नारा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था। और अगर हम लोग गरीबी हटाओ या गरीबी उन्मूलन के लक्ष्य की बात करते हैं तो वहां पे पंचम पंचवर्षीय योजना या पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान हम लोगों ने गरीबी उन्मूलन को अपने लक्ष्यों में शामिल किया। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नारे की बात हो रही है। नारा इंदिरा गांधी जी ने, जो उस समय की प्रधानमंत्री रही थी, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया। यहाँ पर इंदिरा गांधी जी ने यह भी कहा था, उस समय राजनीतिक द्वेष चल रहा था, वो कहते हैं इंदिरा हटाओ, इंदिरा हटाओ, जो उनकी विपक्षी पार्टी जिस कहते थी कि इंदिरा हटाओ, इंदिरा हटाओ, लेकिन वहीं पर इंदिरा गांधी ने नारा दिया गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। इस नारे के चलते उनकी प्रसिद्धि और ज्यादा बढ़ गई, और साथ ही साथ 1971 के युद्ध में भारत की विजय, या कह सकते हैं भारत ने जो हेल्प की थी बांग्लादेश की, इसके संबंध में जो इंदिरा गांधी की जो छवि थी वो वैश्विक रूप पे उभर कर आ गई थी। तो यहाँ पर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना होती है, लेकिन कुछ कारणोंवश 1971 का हम लोगों ने युद्ध देखा, थोड़ा सा राष्ट्रीयकरण के लक्ष्य देखे, थोड़े सा उसके बाद 1974 में हम लोगों ने इमरजेंसी देखी। प्रथम बार भारत में आपातकाल लगाया गया 1974 में इंदिरा गांधी के कार्यकाल में, और योजना कौन सी थी? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में ही इमरजेंसी देखी जाती है, आपातकाल देखा जाता है, जिससे भारत की जो जनता थी वो ज्यादा प्रभावित हो जाती है। लोकतंत्र का काला दिन इसको माना गया, और साथ ही साथ इसके चलते क्या होता है, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना भी असफल हो जाती है। ये बहुत बड़ी बात थी कि एक पंचवर्षीय योजना अर्थात तृतीय पंचवर्षीय योजना हम लोग विफल देख चुके थे, साथ ही साथ चौथी पंचवर्षीय योजना को भी हम लोग लगभग विफल ही मानते हैं। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की असफलता के बाद यहाँ पर भारत में इमरजेंसी लागू रहती है, और लागू रहने के बाद जैसे ही इमरजेंसी हटाई जाती है तुरंत ही इंदिरा गांधी जी मध्यावधि चुनाव ला देती हैं, जिसमें भारत की जनता इमरजेंसी के ख्याल में आके इंदिरा गांधी जी को सत्ता विमुक्त कर देती है, अर्थात कांग्रेस जो है वो सत्ता से बाहर चली जाती है। और उसके बाद 1977-78 के आसपास जनता पार्टी अर्थात मोरारजी देसाई की जो सरकार आती है, प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार होती है। जब अपने यहाँ गैर कांग्रेसी सरकार आती है या जनता पार्टी की सरकार आती है, तो फिर वो एक प्रकार से अनवरत योजना लाते हैं, अर्थात रोलिंग प्लान लाते हैं। वो भी नहीं चाहते हैं कि 5 वर्ष के लिए डायरेक्ट प्लान बनाया जाए, एक वर्ष का लक्ष्य तय किया जाए और एक वर्ष के लक्ष्यों को हासिल किया जाए। यहाँ पर थोड़ी सी कॉन्सेप्ट की बात ये है कि आखिर ये क्या है कि 1 वर्ष की अच्छी होगी, 5 वर्ष की खराब होगी। यहाँ पे उस समय क्या विचारधारा थी? उस समय विचारधारा ये थी कि 5 वर्ष के दौरान जो लक्ष्य तय किए जाएंगे, 1 वर्ष जो प्रथम वर्ष होगा उसकी कंडीशन, उसकी परिस्थिति, और 5 वर्ष की जो बाद की कंडीशन होगी, 5वें वर्ष की कंडीशन होगी, तो इस 4 सालों में परिस्थितियों में, कंडीशन में बहुत ज्यादा बदलाव होगा। लेकिन अगर हम लोग पूरा 5 साल का बना लेते हैं तो वहां पर जो 1 साल की परिस्थितियां हैं उनको भी उतना माना जाएगा, 5 साल की जो परिस्थितियां हैं उनको भी, दोनों को बराबर मान के योजना 5 वर्षीय योजना बनाई जा रही थी। तो इसीलिए जब जनता पार्टी की सरकार आती है तो वहां पर गुरनार मंडल द्वारा सुझावित, ठीक है, गुरनार मंडल जो हमारे यहाँ स्वीडिश अर्थशास्त्री थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था एशियन ड्रामा। एशियाटिक ड्रामा भी कह सकते हैं, एशियन ड्रामा भी इसको कह सकते हैं। एशियन ड्रामा से मतलब ये था कि इसमें रूस के सोवियत प्रभाव में आते आते क्या हुआ, पूरा जो लगभग दक्षिण एशिया था वो एक समाजवाद की लहर में बहने लगा था। तो यहाँ पर स्वीडिश अर्थशास्त्री गुरनार मंडल ने यह सुझाव दिया कि ये एशिया का एक ड्रामा टाइप का है।
उन्होंने बताया कि किस तरीके से एशिया की बेरोजगारी दर, गरीबी दर बढ़ रही है, वहीं पश्चिमी देशों की गरीबी, बेरोजगारी ये सब खत्म होती जा रही है। तो उन्होंने यहाँ जो पंचवर्षीय योजनाओं का जो मॉडल विकसित किया गया था, या एक तरीके से कह सकते हैं सोवियत रूस के विरोध में उन्होंने एशियन ड्रामा नामक पुस्तक लिखी, उनकी आर्थिक व्यवस्था पे चोट पहुंचाई। तो एशियन ड्रामा में उन्होंने रोलिंग प्लान अर्थात अनवरत योजना की बात कही। एक वर्ष में ये लागू की जाती है। जब भारत में जनता पार्टी की सरकार आती है तो यहाँ पर अनवरत योजना प्रारंभ की जाती है। उसके बाद अनवरत योजना के बाद क्या होता है, फिर जनता पार्टी सत्ता से विमुक्त हो जाती है, और जैसे ही सत्ता से विमुक्त होती है, चुनाव होते हैं, फिर दोबारा कांग्रेस सत्ता में आ जाती है। माननीय इंदिरा गांधी जी जो है हमारी प्रधानमंत्री दोबारा बनती हैं। दोबारा बनने के बाद क्या होता है, पंचवर्षीय योजना, पंचम पंचवर्षीय योजना को लागू किया जाता है। यहाँ पर पंचम पंचवर्षीय योजना लागू की जाती है। इस प्रकार 3 वर्षीय योजनाएं प्रारंभ की गई। उसके बाद चतुर्थ पंचवर्षीय योजना समझेंगे, अनवरत योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, और साथ ही साथ पंचम या 5वीं या 6ठ पंचवर्षीय योजना के बारे में भी हम लोग एक एक कर जानकारी प्राप्त करेंगे, और जानेंगे कि इन योजनाओं में कौन कौन से ऐसे कार्य हुए जो हमारे देश की आर्थिक प्रगति में सहायक सिद्ध हुए। तो इनको हम लोग एक एक कर जानेंगे। तो सबसे पहली बात हम लोग जो करेंगे वो करेंगे 3 वर्षीय योजनाओं की। अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1969 तक का जो बीच का 3 साल का जो गैप है, इसको क्या कहा जाता है, योजना अवकाश। नोट करते चलिएगा, इसको क्या कहा जाता है, योजना अवकाश कहा जाता है। योजना अवकाश, इसका क्या मतलब है, योजना अवकाश का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि यहां पर कोई योजना का अवकाश नहीं रहा। अगर आप लोग ये समझते हैं कि कोई इसमें योजना नहीं रही, तो ऐसा नहीं है। कोई भी कार्य किया जाएगा तो उसके लिए योजना ही सरकार पहले बनाएगी। लेकिन यहां पर पंचवर्षीय योजनाओं के स्वरूप में अंतर था। यहां पर क्या था कि 1966 से 67 की योजना बनाई गई, उस पर कार्य किया गया। 1967 से 68 की योजना बनाई गई, उस पर कार्य किया गया, और 1968 से 1969 की योजना बनाई गई, उन पर काम किया गया। तो इस प्रकार से एक एक वर्ष की जो योजना बनाई गई, इन्हीं को 3 वार्षिक योजना कह लीजिए, या एक एक वर्ष की वार्षिक योजना कह लीजिए। ये 3 साल की अवधि को, जिसमें 1 वर्ष की योजनाएं चलाई गई थी, इसी को हमारे जो आर्थिक इतिहास में योजना अवकाश की संज्ञा दी जाती है। चलिए अब इसमें बात करते हैं कि आखिर इन 3 वार्षिक योजनाओं में कौन कौन सी बड़ी चीजें घटित हुई। तो सबसे बड़ी जो बात थी, इसमें लीड बैंक योजना आई। नोट कर लीजिएगा, लीड बैंक योजना सरकार द्वारा नरीमन समिति की सिफारिश पर, लिख लीजिए, नरीमन समिति बैंकिंग सुधार से संबंधित थी। नरीमन समिति ने एक सुझाव दिया कि प्रत्येक जिले में एक लीडिंग बैंक होना चाहिए, अर्थात एक ऐसा बैंक होना चाहिए जिसके पास आरबीआई कैश भेज सके और उसी एक बैंक से जिले भर की सभी शाखाएं अपना अपना पैसा प्राप्त कर सकें। तो यहाँ पर 1969 में 3 वार्षिक योजनाओं के अंतर्गत एक जो सबसे बड़ी योजना लाई गई वो थी लीड बैंक योजना, और
और ये किसकी सिफारिश पर आई थी? नरीमन समिति की सिफारिश पर आई थी, जो बैंकिंग के सुधार के लिए उसने सुझाव दिए थे। तो लीड बैंक आप समझ गए होंगे, जिले में प्रत्येक जिले में एक लीड बैंक चलती है। लीड बैंक के अंतर्गत जो जितना भी आरबीआई पैसा भेजता है, कैश भेजता है, वो लीड बैंक को भेजता है। उसके बाद वो वितरित किया जाता है जिले की सभी शाखाओं में, सभी बैंक की सभी शाखाओं में। तो ये तो थी सबसे बड़ी बात कि क्या किया गया। इसके अतिरिक्त एक काम और हुआ 1966-67 के बीच में। इसी के दौरान खाद्यान्न पर आत्मनिर्भर होने के लिए हरित क्रांति लाई गई। हरित क्रांति का क्या मतलब है? कोई हरी हरी क्रांति चली थी क्या? हरित क्रांति का सीधा सीधा मतलब ये है कि हमारे यहाँ जो गांव में किसान रहते हैं, इनको बीज, जो तकनीकी ज्ञान, साथ ही साथ खाद के विषय में ज्ञान और खाद वितरित कराना, बीज वितरित कराना और इसके उपकरण, कृषि उपकरण उपलब्ध कराना, इसी को क्या कहा गया? कृषि क्रांति कहा गया। क्योंकि इसके शुरुआत में बहुत कम उत्पादन था और जब इसके बाद देखा गया तो बहुत ज्यादा उत्पादन हो गया। इसी हरित क्रांति की देन के कारण हम लोग क्या हुआ? हम लोग खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गए। जहां 1965 के बाद हमें अमेरिका ने एक खराब गेहूं दिया था और आज हम लोग क्या करते हैं? अमेरिका को ही गेहूं निर्यात करें। तो ये हमारे यहाँ जो डेवलप हुआ, ये जो विकास हुआ, ये जो आर्थिक विकास हुआ, ये किसकी सहायता से हुआ? हरित क्रांति की सहायता से हुआ। तो दो बड़ी बातें थी, लीड बैंक योजना और एक हरित क्रांति का प्रारंभ। साथ ही साथ इन 3 वार्षिक योजनाओं में कृषि, खाद्यान्न और आधारभूत उद्योग, इन तीनों चीजों पे जोर दिया गया। ये तो थी आपकी 3 वार्षिक योजनाएं। अब हम लोग बात करेंगे चौथी पंचवर्षीय योजना की। कंडीशन को समझेंगे कि क्या कंडीशन रही होंगी, क्यों असफल हो गई चौथी पंचवर्षीय योजना, क्या क्या उद्देश्य थे, कितनी लक्ष्य हम लोगों ने निर्धारित की थी और कितनी हम लोग उसमें पा पाए। चलिए समझते हैं। तो देखिए, अगली जो है पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, अगर हम लोग इसके समय की बात करें तो 1 अप्रैल 1969 से लेकर, लिख लेते हैं पहले, चौथी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, अगर इसके समय की हम लोग बात करें तो 1 अप्रैल 1969 से लेकर 31 मार्च 1974, अर्थात ये वो समय था जिसके बीच में चौथी पंचवर्षीय योजना लागू की है। अब बात करते हैं लक्ष्यों की। तो नहीं, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मॉडल कौन सा था। मॉडल बहुत पूछा जाता है, ये क्वेश्चन जो है आया हुआ है, चौथी पंचवर्षीय योजना का मॉडल कौन सा था। तो यहाँ पर चौथी पंचवर्षीय योजना का मॉडल जो था, अशोक मन्ने और इन्हीं के भाई थे एस मन्ने, इन दोनों का जो मॉडल था इसको अपनाया गया और चौथी पंचवर्षीय योजना इस पे ही, इनके मॉडल पे ही लागू कर दी गई। साथ ही साथ चौथी पंचवर्षीय योजना का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग रहता है वो होता है कि यहाँ पर एस मन्ने और अशोक मन्ने के अलावा यहाँ पर एक और मॉडल पूछा गया था, आगत निर्गत मॉडल। आगत निर्गत मॉडल, 2 मॉडल अपनाए गए थे, एक अशोक मन्ने एस मन्ने का संयुक्त मॉडल था और आगत निर्गत मॉडल। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इनपुट आउटपुट मॉडल किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया। तो आप लोगों को याद रखना है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान आगत निर्गत मॉडल, इनपुट आउटपुट मॉडल को अपनाया गया था।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये लियनटिफ के विरोधाभास पे आधारित था आगत निर्गत मॉडल। तो साथ ही साथ अब बात करते हैं इसके प्रमुख लक्ष्यों की, या जो इसमें सबसे ज्यादा पूछा गया है वो है गरीबी हटाओ का नारा। गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। यहां पे ध्यान रखिएगा, यहां पर लक्ष्य की बात नहीं की जा रही है, यहां पर सिर्फ एक नारे की बात की जा रही है। गरीबी हटाओ नारा दिया गया। अब अगली हम लोग बात करेंगे इसके उद्देश्यों की। तो इसके दो प्रमुख उद्देश्य थे। पहला क्या था? पहला यहां पे उद्देश्य रखा गया था स्थिरता के साथ विकास। क्या उद्देश्य रखा गया था? स्थिरता के साथ विकास। क्या मतलब होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का यहाँ पे उद्देश्य रखा गया। दूसरी चीज थी आत्मनिर्भरता। कृषि के मामले में, खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भरता भी यहाँ पर इसका उद्देश्य रखी गई थी। तो दो उद्देश्यों के साथ चौथी पंचवर्षीय योजना को लागू किया गया था। पहला था स्थिरता, मतलब कि एक ऐसा विकास होना चाहिए, एक ऐसी विकास दर होनी चाहिए जो स्थिर रहे, बहुत ज्यादा उसमें फेरबदल ना हो। अगर हम लोग 3% से इंक्रीज कर रहे हैं, हम लोग डेवलप कर रहे हैं, तो 3% ही हमारी रहनी चाहिए। तो स्थिरता के साथ एक विकास होना चाहिए और साथ ही साथ हम लोग आत्मनिर्भर होने चाहिए। ये बात चौथी पंचवर्षीय योजना में कही गई थी। चलिए आगे देखते हैं। अगर इसके लक्ष्य की बात की जाए तो इसका जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था वो था 5.7%, और जो प्राप्ति हुई थी वो कितनी थी? 3.4। अर्थात हमने जो लक्ष्य निर्धारित किया था उससे लगभग 2% जो है हम लोग कम हासिल कर पाए। इसीलिए इस योजना को हम लोग क्या कहते हैं? असफल। ठीक है, लगातार ये दूसरी ऐसी योजना थी जो हमारी असफल हो गई। हम लोगों ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था उसको प्राप्त नहीं कर पाए। तो ये जो था इसमें एक थोड़ा सा संक्षिप्त विवरण था। एक बात यहाँ पे और ध्यान रखिएगा कि मॉडल तो अशोक मन्ना, एसएस मन्ना का था, लेकिन अगर प्रारूप की बात की जाए तो गॉडगिल, DR गॉडगिल प्रारूप किसने तैयार किया था? योजना आयोग के उस समय के उपाध्यक्ष थे DR गॉडगिल। इन्होंने चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ किया। जैसे ही चौथी पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई, तुरंत ही जुलाई 1969 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। जो बड़े बैंक थे, लगभग पूंजी जो थी उनकी 50 करोड़ की थी, बड़े बैंक थे भारत के, उनका राष्ट्रीयकरण जैसे ही चौथी पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई, चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ के ठीक 1-1.5 महीने बाद ही क्या हुआ? जुलाई 1969 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, जिससे सरकार की जो जमीनी स्तर की जो पकड़ थी वो मजबूत की जा सके। तो ये बहुत महत्वपूर्ण था। इंदिरा गांधी जी ने राष्ट्रीयकरण की दिशा में ये अपना पहला कदम बढ़ाया ही था। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करें तो कुछ और यहाँ पे महत्वपूर्ण बदलाव किए गए थे, आप लोग लिखते रहिएगा। जैसे DRAP, उन्नीस 74 में, नोट करते चलिएगा, DPAP प्रोग्राम यहां पर चलाया गया। इसका मतलब था ड्रॉट, स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा, प्रोन एरिया प्रोग्राम। ठीक है, तो इसका मतलब था जो सूखा प्रभावित क्षेत्र थे, इनके विकास के लिए, जिससे हमारे यहाँ आत्मनिर्भरता कृषि में सुनिश्चित की जा सके, इसके लिए DPAP प्रोग्राम लॉन्च किया गया, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम लॉन्च किया गया, सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम यहाँ पर लॉन्च किया गया था। साथ ही साथ यहाँ पर एक और बड़ी चीज ये हुई थी, 1974 में ही हम लोगों ने भूमिगत नाभिकीय परीक्षण भी किया। भूमिगत नाभिकीय या परमाणु परीक्षण भी किया। ठीक है, इसका
उद्देश्य किसी पे हमला करना नहीं था, सिर्फ अपनी घरेलू आवश्यकताओं की, ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम लोगों ने ये हम लोगों ने परीक्षण किया। इसका जो नाम था, ये भी बहुत बार पूछा गया है, इसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, भूमिगत परमाणु परीक्षण किया और डीपीएपी प्रोग्राम चालू किया गया। इसके अतिरिक्त और 2-3 चीजें हैं, वो भी आप लोग समझ लीजिए। जैसे 1969 में ही MRTP अधिनियम या एक्ट लाया गया। तो यहां पर जो हमारे यहाँ क्या था कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्री थी, बहुत बड़े बड़े औद्योगिक घराने थे, उन औद्योगिक घरानों का आर्थिक गतिविधियों के ऊपर से प्रभाव को कम करने के लिए, अर्थात जैसे जो बड़े बड़े संस्थान थे उन्हीं के अंतर्गत एकाधिकार चल रहा था व्यापार पर, ठीक है, तो उसको खत्म करने के लिए हमारी सरकार 1969 में MRTP अधिनियम लाई और इसका उद्देश्य क्या था? औद्योगिक सुधार। अगर इसके फुल फॉर्म की बात की जाए तो ध्यान रखिएगा, एकाधिकार, लिखिएगा एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार अधिनियम। अगर अंग्रेजी की बात की जाए तो द मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड एक्ट, मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड एक्ट, MRTP अधिनियम। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। 1969 में आर्थिक गतिविधियों के ऊपर बड़े बड़े घरानों का, बड़े बड़े औद्योगिक घरानों का एकाधिकार समाप्त करने के लिए व्यापार के ऊपर कुछ नियंत्रण लगाए गए, जिसके लिए MRTP अधिनियम लाया गया। तो यही थी हमारी चौथी पंचवर्षीय योजनाओं की प्रमुख बातें। तो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं क्या क्या किया चौथी पंचवर्षीय योजना में हम लोगों ने। सबसे पहले जैसे ही पंचवर्षीय योजना लागू की गई, तुरंत ही 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने के बाद हम लोगों ने डीपीएपी प्रोग्राम भी लाए और 1974 में वैश्विक स्तर पे अपनी ताकत को दिखाने के लिए, अपना परमाणु क्षेत्र में विकसित होने का परिमाण देने के लिए भूमिगत परमाणु परीक्षण किया, जिसका नाम स्माइलिंग बुद्धा रखा। और साथ ही साथ 1969 में आर्थिक गतिविधियों के ऊपर एकाधिकार समाप्त करने के लिए एक MRTP अधिनियम भी हम लोगों ने लॉन्च किया। यहाँ पर इसकी विकास दर थी, लक्ष्य जो रखा था 5.7 का रखा था और प्राप्ति हम लोगों 3.4 की हो पाई। और इस प्रकार यह लगातार दूसरी पंचवर्षीय योजना थी जो असफल हो गई। कई पीछे कारण थे, जिसमें से एक हमारा इमरजेंसी कारण रहा था, दूसरा 1971 का हमारे यहाँ युद्ध रहा था और 1975 में ही एक अकाल हमें और देखने को मिल गया। तो इस प्रकार जो है हम लोगों के यहाँ ये योजना भी असफल हो गई। अगली बात हम लोग करेंगे पांचवी पंचवर्षीय योजना की। तो देखते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना। यहाँ पर पांचवी पंचवर्षीय योजना के विषय में एक बात समझ लीजिए कि यह जो व्यवस्था थी या योजना थी, ये 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दी, पूर्व ही समाप्त। इसका जो सही समय था समाप्त होने का 1979 था, 1979 था, लेकिन इसको जब समाप्त किया गया तो 1978 में ही 1 वर्ष पूर्व इसको समाप्त कर दिया गया। आगे बात करते हैं कि इसके दौरान इसका उद्देश्य क्या था पांचवी पंचवर्षीय योजना का। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था वह यह था गरीबी उन्मूलन। वहां पर गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, लेकिन लक्ष्य में गरीबी को नहीं सम्मिलित किया गया था। यहाँ पर गरीबी उन्मूलन यहाँ पर लक्ष्य रखा गया, साथ ही साथ आत्म
निर्भरता भी यहाँ पे लक्ष्य रखा गया। तो 2 लक्ष्यों के साथ ये पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई थी और इसका लक्ष्य रखा गया था 4.4% की दर से हम लोगों को वार्षिक विकास करना था और यहाँ पर प्राप्ति हुई थी लगभग 4.9% की, अर्थात लक्ष्य से हम लोगों ने अधिक प्राप्त किया, इसलिए ये योजना कैसी रही, ये योजना सफल रही। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये 5वीं पंचवर्षीय योजना हमारी योजना जो थी वो सफल नहीं थी। इससे पहले 3री पंचवर्षीय योजना, 4थी पंचवर्षीय योजना दुर्भाग्यवश हमारी असफल रही थी। तो ध्यान रखिएगा, 1 वर्ष पूर्व इसको समाप्त किया गया था। उद्देश्य की बात करें तो गरीबी उन्मूलन था, लक्ष्य 4.4 था, साथ ही साथ यहाँ पे प्राप्ति 4.9% की हुई थी और ये योजना सफल नहीं थी। अगर यहाँ पर मॉडल की बात की जाए तो मॉडल यहाँ पर डीपी धर, किसका मॉडल अपनाया गया था, डीपी धर। डीपी धर उस समय योजना आयोग में ही कार्यरत थे। इन्हीं के कहने पर यहाँ पर इस योजना का पूरा पंचवर्षीय योजना में इनका मॉडल अपना लिया गया था। अब बात करते हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना में कौन कौन से प्रोग्राम लाए गए। तो सबसे जो महत्वपूर्ण था 1974 में, यहां पे लिख देते हैं, 1974 में लाया गया न्यूनतम आवश्यकता कानून। 5वीं पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम आवश्यकता कानून लाया गया, जिसके माध्यम से एक व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताओं को यहाँ पर ध्यान में दिया गया और बताया गया कि न्यूनतम जो आवश्यकताएं होती हैं किसी भी व्यक्ति की, वो कम से कम पूरी होनी ही चाहिए। आगे जो दूसरा महत्वपूर्ण कार्य था वो ये था 2 अक्टूबर 1975 को, इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा इसको, 2 अक्टूबर 1975 को गांधी जी के जन्म दिवस पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का प्रारंभ किया गया। ग्रामीण विकास में, ग्रामीण स्तर पर गांव में जो वित्तीय समावेशन की दिशा में एक और प्रयास किया गया, सभी तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचे, इसलिए 2 अक्टूबर 1975 को गांधीवादी धारणा पर ही, गांधीवादी धारणा के आधार पर ही गांधी जी के जन्म दिवस पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अर्थात कह सकते हैं रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गठन किया गया। तो ये दोनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण थी। 1974 में न्यूनतम आवश्यकता कानून, 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी का गठन किया गया। साथ ही साथ 1977-78 में, ये भी ध्यान दीजिएगा, 1977-78 में अनाज के काम के बदले अनाज, सही लिखिएगा, काम के बदले अनाज कार्यक्रम यहाँ पर चलाया गया, अर्थात काम देने के बदले में आपको अनाज दिया जाता। जो हमारा ग्रामीण परिवेश था वहां पर काम के बदले अनाज की योजना लाई गई, जिससे कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे, वो काम करके अपना अनाज इकट्ठा कर पाए। तो इस तरीके एक और महत्वपूर्ण यहाँ पे बात थी, 1977 में ही राजस्थान राज्य से अंत्योदय की योजना की शुरुआत की गई। अंत्योदय का क्या मतलब होता है? 1977 में 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राजस्थान राज्य से अंत्योदय की ही शुरुआत की गई थी। आप लोग ध्यान रखिएगा, अंत्योदय भारतीय विकास में एक मील का पत्थर साबित हुआ है। ठीक है, अंत्योदय की जो धारणा है वो गांधीवादी धारणा है और गांधी जी कहते थे अगर हम लोग एक गांव में एक अंतिम व्यक्ति का अगर विकास कर दें तो अंतिम व्यक्ति के विकास से ही संपूर्ण राष्ट्र का विकास संभव है। तो इसीलिए इसी गांधीवादी धारणा को प्रारूपित करने के लिए या इसको साकार करने के लिए 1977 में ये पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अंत्योदय योजना का प्रारंभ 1977 में किया गया था। तो ये थी 5वीं पंचवर्षीय योजना, जो एक अपने सफल मान ली, इसको सफल हुए थे क्योंकि लक्ष्य से अधिक की प्राप्ति यहाँ पर हम लोगों ने कर ली थी। तो इस प्रकार ये थी आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना। अब हम लोग बात करते हैं 1978, क्योंकि 5वीं पंचवर्षीय योजना की खत्म होने की अवधि
79 थी, लेकिन यहाँ पर पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनती है जनता पार्टी के नेतृत्व में, मोरारजी देसाई यहाँ पर प्रधानमंत्री बनते हैं, तो इस योजना को वो अस्वीकृत कर देते हैं। अर्थात एक वर्ष पहले ही ये योजना समाप्त कर दी जाती है और लाया जाता है। दो पैरेलल चीजें चलती हैं, एक तरफ पंचवर्षीय योजना और रूलिंग प्लान। देखिए किस प्रकार से धीरे धीरे इसमें बदलाव होता है। चलिए छठी पंचवर्षीय योजना, अगर इसके कालक्रम की बात की जाए तो 1978 से 1983। हमने बताया था कि छठी पंचवर्षीय योजना 2 बार लागू, अर्थात इसको 2 बार लागू किया गया। 1 अप्रैल 1978 से 31 मार्च 1983 को जनता पार्टी ने अनवरत प्लान के, लिख देते हैं यहाँ पे, जनता पार्टी द्वारा जनता पार्टी ने छठवीं पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ कर दिया, लेकिन वहां पर थोड़ी सी स्थिति जो है बहुत गठबंधन सरकार की थी, चौधरी चरण सिंह भी थे, उसमें कई लोग सम्मिलित थे, तो इस वजह से छठवीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों को क्लियर नहीं किया गया था। अर्थात छठवीं पंचवर्षीय योजना प्रारंभ तो कर दी, लेकिन उसके लिए विकास के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए। और साथ ही साथ जनता पार्टी ने क्या किया, अपनी रोलिंग प्लान को भी ला दिया। किसको ला दिया? रोलिंग प्लान। इस पे भी हम लोग अभी चर्चा करेंगे। अनवरत योजना इसको कहते हैं। तो पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं छठी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1978 से 31 मार्च 1983 को जनता पार्टी द्वारा अपनाई गई, और उसके ठीक बाद 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 में कांग्रेस द्वारा, अर्थात इस योजना को 2 बार शुरू किया गया। एक बार जनता पार्टी ने शुरुआत कर दी, लेकिन क्या हुआ, वहां पर वो ध्यान नहीं दे पाए। 1980 में जैसे ही जनता पार्टी की सरकार गिरती है और फिर से देश में चुनाव होते हैं और इंदिरा गांधी जी पुनः सत्ता में आती हैं, तो यहाँ पे क्या करती हैं, छठी पंचवर्षीय योजना को दोबारा प्रारंभ कर देती है 1980 से 85। तो यहाँ पे आप लोग ये बात बहुत ध्यान रखिएगा कि 2 बार लागू की जाने वाली परियोजना कौन सी थी, छठी पंचवर्षीय योजना। यहाँ पे देखिएगा जो जनता पार्टी थी वो एक तरफ छठी पंचवर्षीय योजना को भी चलाने का विचार कर रही थी, दूसरी तरफ रोलिंग प्लान या अनवरत योजना या 1 वर्षीय योजना, इसको भी साथ ही साथ चला रही थी। जो रोलिंग प्लान की जो धारणा थी वो किसकी थी, गुरनार, हमने शुरुआत में ही बताया, मिडल, ठीक है। इनकी पुस्तक कौन सी थी, एशियन ड्रामा। ये स्वीडिश शास्त्री थे और एशिया में सोवियत यूनियन के प्रभाव, समाजवादी प्रभाव को कम करने के लिए, उनकी आर्थिक व्यवस्था पे चोट पहुंचाने के लिए उन्होंने पुस्तक लिखी एशियन ड्रामा। यहाँ पे जो पंचवर्षीय योजनाएं चल रही थी इनको ड्रामा बताया और बताया कि किस प्रकार बेरोजगारी दर बढ़ रही है और गरीबी भी बढ़ती हुई जा रही है। तो गुरनार मंडल ने विश्व स्तर पर रोलिंग प्लान की प्रारूप तैयार किया था और भारत में इसको लागू करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है डीटी लकड़ावाला, जो उस समय के योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे। डीटी लकड़ावाला, उन्होंने क्या किया, भारत में रोलिंग प्लान की शुरुआत करवाई, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। इस रोलिंग प्लान के अंतर्गत 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण घटित हुई, जिनमें से एक था 1979 में ट्राइसेम, ये ध्यान रखिएगा, पूछा गया है, ट्राइसेम की स्थापना की गई। आप लोग इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा कि रोलिंग प्लान के अंतर्गत ही 1979 में ट्राइसेम की स्थापना की गई और इसकी जो हिंदी थी वो थी ग्रामीण युवा स्वरोजगार कार्यक्रम। अर्थात एक गांव के स्तर पे एक व्यक्ति को अपने आप अपना काम ढूंढना, उसको
इस प्रकार कुशलता प्रदान करना कि वो अपना बिजनेस खुद खड़ा कर सके, अर्थात हमारे जमीनी स्तर पे ये कार्य संभव बनाया जा सके। ठीक है, तो इसके लिए ट्राइसेम के माध्यम से ग्रामीण के युवाओं को कुशलता प्रदान की गई। तो ये थी छठी पंचवर्षीय योजना और रोलिंग प्लान के अंतर्गत की कहानी। अब हम लोग पढ़ेंगे जो कांग्रेस ने छठी पंचवर्षीय योजना 1980 में प्रारंभ की थी उसके बारे में। चलिए, देखते हैं छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना में सबसे पहले हम लोग कांग्रेस वाली पढ़ना है, ये बात समझ लीजिएगा। तो हम लोग जब भी कभी कोई योजना पढ़ते हैं तो सबसे पहले चर्चा करते हैं उसके उद्देश्य की। तो यहाँ पर छठवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? गरीबी निवारण, गरीबी निवारण, बेरोजगारी में कमी, साथ ही साथ एक और था जो इमरजेंसी में लागू किया गया था, परिवार नियोजन। बाकी भी बहुत से उद्देश्य थे, किसी एक उद्देश्य पे पंचवर्षीय योजनाएं काम नहीं कर रही थी। पंचवर्षीय योजनाएं बहुउद्देशीय थी, बहुत से उद्देश्य थे उसमें। तो इस प्रकार छठवीं पंचवर्षीय योजना में दो प्रमुख थे, परिवार नियोजन और गरीबी निवारण, और साथ ही साथ बेरोजगारी। अगर हम लोग इसके लक्ष्य की बात की जाए तो यहाँ पे लक्ष्य जो हम लोगों ने निर्धारित किया था वो था 5 यहाँ पे लक्ष्य की बात की जाए तो यहाँ पे 5.2% का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, और हम लोगों ने यहाँ पर प्राप्ति कितने की थी? 5.4। अर्थात ये योजना कैसी रही? सफल। तो लगातार दूसरी सफल होने वाली योजना कौन सी थी? छठवीं पंचवर्षीय योजना थी। बात करेंगे इसमें जो विशेषताएं थी। ठीक है, तो सबसे पहले जो बात की जाएगी वो थी 1980 में 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ठीक है, 1980 में 6 बड़े बैंकों जिनकी पूंजी 200 करोड़ से ज्यादा की थी उनका सभी का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। अगर आप लोगों को इस पे पूरा वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं। चलिए, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। साथ ही साथ जुलाई 1982 में स्थापना की गई नाबार्ड की स्थापना की गई, जो ग्रामीण परिवेश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमारे यहाँ लोन उपलब्ध कराता है, ऋण मुहैया करा देता है, साख उपलब्ध कराता है नाबार्ड। जुलाई 1982 में छठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही इसकी स्थापना की गई थी। तो दो बातें हम लोग यहाँ पे समझ ली कि 1980 में 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और जुलाई 1982 में नाबार्ड का गठन किया गया। साथ ही साथ 1982 में ही एक और बड़े बैंक की स्थापना की गई, एग्जिम बैंक। तो आप लोग लिखते रहिएगा, एग्जिम बैंक की स्थापना की गई। नाबार्ड और एग्जिम बैंक 1982 में निर्मित किए गए। एक और यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक और बेहतरीन चीज हुई थी छठी पंचवर्षीय, बहुत महत्वपूर्ण है भाई, ध्यान दीजिएगा। रोजगार मापन के लिए, रोजगार मापन अर्थात रोजगार का सही समय, सही कितने घंटे एक मजदूर पे काम कराया जाए, तो इस बात की भी व्यवस्था किसमें की गई थी? छठवीं पंचवर्षीय योजना से ही लागू की गई थी। कि यहां पे लिख लीजिएगा, मानक व्यक्ति वर्ष, अर्थात एक मजदूर के लिए रोजगार क्या होना चाहिए। तो रोजगार की अगर यहाँ पे बात की जाए, अगर कोई व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन, इंपॉर्टेंट है भाई, आप लोग ध्यान रखिएगा, 8 घंटे प्रतिदिन और वर्ष में 273 दिन, वर्ष में 273 दिन काम करता है तो उसको बेरोजगार नहीं माना जाएगा। अगर कोई व्यक्ति दिन में 8 घंटे और वर्ष में 273 दिन के हिसाब से काम करता है तो वो बेरोजगार नहीं माना जाएगा, उसको रोजगार संपन्न व्यक्ति माना जाएगा। तो ये मानव व्यक्ति वर्ष भी हमारी छठी पंचवर्षीय योजना का बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज थी। चलिए, इसके अलावा गरीबी हटाने, बेरोजगारी समाप्त करने के लिए ट्राइसेम का फिर से यहाँ पर
पुनः स्थापना की गई, डॉक्रा बनाया गया और REGP प्रोग्राम यहां पर लाया गया। ये तीनों प्रोग्राम ये किससे थे? गरीबी उन्मूलन के, गरीबी उन्मूलन। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, गरीबी का उन्मूलन तभी संभव है जब किसी व्यक्ति को आप बेरोजगारी से रोजगार में परिवर्तित कर देते हैं। तो चलिए, ये थी हमारी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, पंचम पंचवर्षीय योजना और छठी पंचवर्षीय योजना। तो हम लोगों ने चौथी पंचवर्षीय योजना पढ़ी, पांचवी पंचवर्षीय योजना पढ़ी, छठी पंचवर्षीय योजना पढ़ी। उसके पीछे परिप्रेक्ष्य क्या था? चौथी पंचवर्षीय योजना हमारी असफल कैसे हुई, पांचवी सफल कैसे हुई और छठी सफल कैसे हुई। साथ ही साथ ये भी जाना कि तीसरी और चौथी के बीच में 3 वार्षिक योजनाएं लाई गई थी, जिनको हम लोग योजना अवकाश की संज्ञा देते हैं। योजना अवकाश नहीं था, योजनाएं थी लेकिन वार्षिक योजनाओं के रूप में थी, कोई पंचवर्षीय योजना नहीं थी। तो उसके बाद चौथी और पांचवी के बीच में क्या गैप रहा और पांचवी और छठी के बीच में क्या कारण रहे, जो जनता पार्टी द्वारा रोलिंग प्लान को अपनाया गया और छठी पंचवर्षीय योजना 2 बार किस प्रकार शुरू की गई, ये हम लोगों ने एक एक स्तर समझा। इसी के साथ साथ हम लोगों ने ये भी समझा कि चौथी पंचवर्षीय योजना में क्या प्रोग्राम चलाए गए, किन कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार जनता के बीच में गई और क्या क्या विकास की दिशा में हम लोगों ने क्या क्या प्रगति की, इन बातों को हम लोगों ने एक एक कर समझा। तो आशा करते हैं कि 6 पंचवर्षीय योजनाएं आपको समझ में आ गई होंगी। इससे पहले वाला भी वीडियो आप लोग देखिएगा, 3 वीडियो पड़े हुए हैं, प्रथम पंचवर्षीय, द्वितीय पंचवर्षीय, प्रथम द्वितीय तृतीय पंचवर्षीय योजना का वीडियो अलग पड़ा हुआ है, आर्थिक नियोजन का अर्थ अलग स्पष्ट किया गया है और भारत में आर्थिक नियोजन के प्रयासों को अलग से स्पष्ट किया गया है। तो आशा करते हैं ये पूरा का पूरा लेक्चर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आने वाले दिनों में जो अन्य शेष 6 रह गई हैं पंचवर्षीय योजना, उनको भी हम लोग कवर करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे परिप्रेक्ष्य क्या था, सरकार की मजबूरियां क्या रही और किन कारणों से पंचवर्षीय योजना को बंद करना पड़ा। ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा है लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण रोल निभाता है। और हम लोग ये भी जानेंगे कि नीति आयोग और योजना आयोग में क्या अंतर था। नीति आयोग की जगह योजना आयोग की जगह नीति आयोग को लाने के पीछे सरकार की मंशा क्या थी, क्या क्या अंतर थे, क्या उद्देश्य क्या है इनके। चलिए तो बात करेंगे हम लोग प्राचीन से चलते हुए आधुनिक की ओर बढ़ेंगे। अभी हम लोग 1985 तक पहुंचे हैं। छठी पंचवर्षीय योजना को हम लोगों ने पूरा का पूरा पढ़ लिया है, तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए तो आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। सभी लोग चैनल को शेयर कर दें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।